अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड। जिस तरह आप जानते हैं हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था अबाउट द ड्रेसिंग कि ड्रेसिंग क्या चीज़ होती है और उसकी जो है ना पर्पस क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिसको एक ड्रेसिंग में होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कवरिंग ऑफ वुंड्स के लिए हम जो है ना क्या यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने फिर उसकी पर्पसेस को डिस्कस किया कि हम ड्रेसिंग को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमने कुछ कॉशंस के बारे में भी डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे कॉशंस हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गया ड्रेसिंग के हवाले से। अब आ जाते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह हमने ड्रेसिंग की बात की कि ड्रेसिंग हम यूज़ करते हैं फॉर द कवरिंग ऑफ द वुंड एंड फॉर द कवरिंग ऑफ इंजरी। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ इंजरीज़ के लिए मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ ड्रेसिंग जो है ना वो यूज़ होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देख लेना, सो यूज़ कमर्शियल ड्रेसिंग वेन एवर पॉसिबल। जब भी आपके पास जो कमर्शियल ड्रेसिंग है, मतलब जो नॉर्मली बाज़ार में मिल रहा होता है, उसको यूज़ करें। ड्रेसिंग यूज्ड इन मोस्ट फर्स्ट एड सिचुएशन एंड आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड बट ड्रेसिंग में नीड टू बी इम्प्रोवाइज्ड। मतलब क्या है कि रिमेंबर वन थिंग, आप जो कमर्शियली ड्रेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है? फर्स्ट एड सिचुएशन में यूज़ होता है। फर्स्ट एड सिचुएशन में इस तरह यूज़ होता है कि मिसाल के तौर पर ऑन द स्पॉट आपकी क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, क्लियर है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या उस वोंड्स को बंद करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? आप उसके लिए ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड जो वो होते हैं ना, कमर्शियली प्रिपेयर्ड जो ड्रेसिंग्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट एड की जो बॉक्स होती है उसमें रखा जाता है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ हो सके। और इसका मतलब ये है कि बट द ड्रेसिंग में भी इम्प्रोवाइज का क्या मतलब है कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है, तो ये आपने सीखना है। क्लियर है ना? तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ दी ड्रेसिंग की। तो पहला वाला जो हमारे पास है वो है गॉस पैड्स। दीज आर यूज फॉर स्मॉल वुंड्स। अब ये गॉस पैड्स किस लिए यूज़ होते हैं? स्मॉल वुंड्स के लिए यूज़ होते हैं, जो छोटे छोटे ज़ख़म होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे कैम इन सेपरेटली रैप पैकेजेस ऑफ वेरियस साइज। अब ये जो है ना एक बंद मतलब पैकेज में आता है और इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ भी होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सो टू बाई टू इंच की जो है ना साइज़ होती है, मतलब 2x2 की मतलब ये है कि ये 2x2 की। क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 2x2 इंचेस एंड 4 इंच बाई 4 इंच। 2x2 एंड 4x4। तो ये दोनों साइजेस में हमारे पास जो है ना अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख लेना तो मतलब एक हो गया 2x2 और दूसरा है हमारे पास 4 इंचज़ का। तीसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये हमारे पास स्टेराइल होती है। स्टेराइल का क्या मतलब है कि फ्री फ्रॉम germs, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। सो स्मॉल वुंड्स के लिए यूज़ होते हैं, डिफरेंट साइजेस में आता है और स्टेराइल भी होता है। अनलेस द पैकेज इज़ ब्रोकन। अगर वो पैकेज ब्रोकन है तो मतलब ये स्टेराइल नहीं है, ये अनस्टेराइल हो गई है। ठीक है। Some gauze pads have a special coating to keep them from sticking to the wounds and are specially helpful for burns and wound secreting fluids. कुछ इस तरह के गॉस पैड्स होते हैं जिसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ कोटिंग होती है। तो वो स्पेशल टाइप्स ऑफ कोटिंग किस लिए होती है? वो कोटिंग इसलिए होती है कि मिसाल के तौर पर अगर एक बर्न पेशेंट है या वो वूंड्स है जिससे फ्लूइड्स जो है ना वो सिक्रीट हो रहे हैं, तो उन वुंड्स के लिए फिर जो है ना वो स्पेशल कोटिंग टाइप्स वाली गॉस पैड्स यूज़ होती है। ठीक है, ताकि वो ज़ख़म में स्टक ना हो, वो उसके साथ जो है ना उसकी स्टेकिंग ना हो। तो some gauze pads have a special type of coating to keep them from sticking to the wounds that are specially helpful for burns and wound secreting fluid. वो पेशेंट जिसको बर्न हुआ है तो अगर आप उसके लिए ऐसा गॉस पैड यूज़ करेंगे कि वो उसके साथ चिपक जाए और फिर आप उसको रिमूव करेंगे तो वो उसकी ज़ख़म को क्या करेगा? ख़राब करेगा।
अच्छा, ये कुछ गॉस पैड्स की एग्जांपल्स है, ठीक है। ये इस तरह से जो है ना आपने देखा होगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं एडिसिव स्ट्रिप्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो एडिसिव स्ट्रिप्स क्या है? एडिसिव का मतलब ये है कि ये क्या हो जाता है, ये ज़ख़म के साथ चिपक जाता है। मतलब वो स्ट्रिप्स जो जिसमें जो है ना वो अगर आप उस पर लगाएंगे तो वो एडेसिव एबिलिटी उसमें होती है, ठीक है। अच्छा, दे आर यूज फॉर स्मॉल कट्स एंड एब्रेशंस। एब्रेशंस और स्मॉल कट्स का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक ज़ख़म है लेकिन वो इतना गहरा नहीं है, और मतलब उसको जो है ना वो स्मॉल कट्स है। अच्छा, एब्रेशन का क्या मतलब है? वो अगर मिसाल के तौर पर एक एरिया है वो जो है ना स्क्रैप हो गई है, मिसाल के तौर पर आपने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट से जो है ना आपका जो पाँव है उस पर एब्रेशंस आ गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो जो आपका जो स्किन है ना वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो डीप कट्स नहीं होते, वो स्मॉल स्मॉल कट्स इस तरह के जो है ना वो बहुत सारे आ जाते हैं, इसको हम एब्रेशंस कहते हैं। सो एडेसिव स्ट्रिप्स किस लिए यूज़ होते हैं? एक तो स्मॉल कट्स के लिए, दूसरा एब्रेशंस के लिए। एंड अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेराइल ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। इसमें क्या होती है, इसमें स्टेराइल ड्रेसिंग की कम्बिनेशन भी होती है और बैंडेजेस की भी। अब बैंडेजेस क्या चीज़ है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो the combination of sterile dressing and bandages which are used for the small cuts and abrasion is called adhesive strips. अच्छा, अगर आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तो ये हमारे पास क्या है, ये adhesive strips है, क्लियर है। तो ये नॉर्मली यूज़ होते हैं फॉर द स्मॉल कट्स एंड फॉर द एब्रेशन इंजरीज। अच्छा, अब आ जाते हैं अबाउट द ट्रॉमा एंड ड्रेसिंग। ट्रॉमा ड्रेसिंग का क्या मतलब है कि वो इंजरी जो लार्ज हो, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई जो है ना मतलब जलजले की वजह से आप जो है ना आपको कोई इंजरी वगैरह हो गई है, या मतलब आपको कोई लार्ज इंजरी हो गई है ना, कोई हादसे वगैरह की वजह से आपको कोई इंजरी हो गई है, तो उसके लिए फिर हम ट्रॉमा ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। तो ट्रॉमा ड्रेसिंग में हमारे पास क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ लार्ज थिक एब्जॉर्बेंट स्टीराइल मटेरियल। ये किस चीज़ से बने होते हैं? लार्ज होते हैं, थिक। एब्जॉर्बेंट का मतलब ये है कि वो ब्लड को और जो जितने भी फ्लूइड होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल भी होता है, और इसमें स्टेराइल मटेरियल भी होता है, क्लियर है। तो ये लार्ज भी होते हैं, थिक भी होते हैं, एब्जॉर्बेंट का फंक्शन भी होता है, और स्टेराइल मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये स्टीराइल होते हैं। Individually wrapped sanitary napkins can serve because of their bulk and absorbency, but they usually are not sterile. अब यहाँ पे अगर हम देख लें ना तो ये वाले हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ट्रॉमा ड्रेसिंग। ट्रॉमा ड्रेसिंग का क्या मतलब है कि ये क्या होता है, इंडिविजुअली रैप सैनिटरी नैपकिन्स कैन सर्व बिकॉज ऑफ द बल्क एंड एब्जॉर्बेंसी। ये हर कोई ड्रेसिंग जो है ना ये अलग अलग रैप किया जाता है, एक पैकेट में इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप इसको सेपरेटली जो है ना रैप नहीं करेंगे तो क्योंकि इसमें एब्जॉर्बेंस और ये बल्क के फंक्शंस हैं तो इसकी वजह से ये ख़राब हो सकता है, ये फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं अबाउट दी वही जो है ना बात कर लेते हैं अबाउट दी ड्रेसिंग ऑफ दी अप्लाइंग ऑफ दी ड्रेसिंग। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपने ट्रॉमा ड्रेसिंग यूज़ करना है ना तो आपने उसको क्या करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है। इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग शुड बी एज क्लीन, एब्जॉर्बेंट, सॉफ्ट एंड फ्री ऑफ लिंट एज पॉसिबल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी ड्रेसिंग, कि ड्रेसिंग को आपने किस तरह से जो है ना इम्प्रोवाइज़ करना है, क्लियर है। तो ड्रेसिंग में आपने ये बात याद रखनी है कि मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट है और आपने क्या करना है, ड्रेसिंग को क्लीन रखना है, एब्जॉर्बेंट, सॉफ्ट एंड फ्री ऑफ लिंट का जो है ना फंक्शन होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका जो ड्रेसिंग है वो क्लीन होगा, एब्जॉर्बेंट का फंक्शन भी होगा, सॉफ्ट भी होगा और फ्री ऑफ लेंट एज पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ट्रॉमा ड्रेसिंग आपके पास नहीं है या मतलब वो दूसरी ड्रेसिंग्स आपके पास नहीं है तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, हैंडकरचीफ यूज़ करना है, क्लियर हो गया। Either use the cleanest cloth available or in some of the condition and if time allows sterile a cloth by boiling it
and allowing it to dry by ironing it for several minutes or by soaking इट इन रबिंग अल्कोहल इन अलाउइंग इट टू ड्राई। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नॉन स्टेराइल है, नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग है, ये असल में बता रहा है अप्लाइंग ऑफ नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग। अगर आपके पास कोई स्टेराइल ड्रेसिंग नहीं है तो आपने किस तरह से जो है ना इसको लगाना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई स्टेराइल ड्रेसिंग नहीं है तो अगर आपने उसको लगाना है तो वो क्या होगा, क्लीन होगा, एब्जॉर्बेंट, सॉफ्ट एंड फ्री ऑफ लिंट एक कपड़ा आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, जो कपड़ा आपको अवेलेबल हो, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, अगर आपके पास कोई टाइम हो, अगर टाइम हो तो टाइम अगर आपको अलाउ करता है तो आपने फिर उसको स्टीराइल करना है। तो स्टीराइल आपने किस तरह से करना है कि उस कपड़े को आपने बॉयल करना है, फिर आपने उसको ड्राई करना है और फिर उसकी जो है ना इस्त्री करानी है, मतलब आयरनिंग करनी है फॉर दी सेवरल मिनट्स के लिए। और फिर जो है ना अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने अल्कोहल में उसको जो है ना डालना है और फिर उसको ड्राई करना है। तो ये क्या हो रहा है, ये असल में अप्लाइंग ऑफ द नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग। वहाँ पे हमने ड्रेसिंग की वगैरह की बात की कि क्या होता है, अगर आपके पास ड्रेसिंग है तो उसको अप्लाई कर दे, अगर नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है और आपने नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग को किस तरह से लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अप्लाइंग स्टीराइल ड्रेसिंग। अगर आपके पास कोई स्टीराइल ड्रेसिंग है तो आपने किस तरह से जो है ना इसको लगाना है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, applying a sterile dressing, if possible wash your hands, use a dressing large enough to extend beyond the wound edges, hold the dressing by a corner, place the dressing directly over the wounds, do not slide it on, cover the dressing with one of the types of the bandages। क्या मतलब है इसका, आपने याद रख, रिमेंबर वन थिंग, ये कुछ अगर आपसे पूछा जाए कि आपने नॉन स्टेराइल ड्रेसिंग किस तरह से लगानी है तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने वॉश योर हैंड्स का जो है ना फंक्शन, ये प्रोसेस आपने करना है, ठीक है। ये नॉन स्टेराइल में भी है और स्टेराइल में भी है। स्टेराइल में आपने क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो वॉश योर हैंड्स, क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आप ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक्सटेंड कर दे बियॉन्ड द वोंड एजेस। हमने बात की थी ना कि मिसाल के तौर पर वोंड इतना है तो आपने कितना जो है ना ड्रेसिंग यूज़ करना है ताकि वो उसको कवर कर सके। तो आपने उस ड्रेसिंग को एक्सटेंड करना है बियॉन्ड द वोंड एजेस ताकि वो उसको कवर कर सके। होल्ड द ड्रेसिंग बाय ए कॉर्नर, आपने उस जो ड्रेसिंग है ना इसको कॉर्नर से पकड़ना है, क्लियर है, आपने उसको कॉर्नर से पकड़ना है। प्लेस द ड्रेसिंग डायरेक्टली ओवर द वोंड, मिसाल के तौर पर ये वोंड है तो आपने डायरेक्टली उसको जो है ना इस पे लगाना है। डू नॉट स्लाइड इट ऑन, स्लाइड इट ऑन का क्या मतलब है कि आपने इसको इस तरह से या इस तरह से हिलाना नहीं है, डायरेक्टली आपने इसको इसके ऊपर इसको रखना है। अच्छा, थर्ड वन क्या है, कवर द ड्रेसिंग विद वन टाइप ऑफ द बैंडेजेस। फिर पहले आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपने ड्रेसिंग लगा दिया है तो इसके ऊपर आपने बैंडेजेस लगानी, ठीक है, ताकि वो ड्रेसिंग जो है ना वो ठीक हो जाए, मतलब वो प्रॉपर ड्रेसिंग जो है ना वो हो जाए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ड्रेसिंग आपने कर दी, आपने पट्टी लगा दी, फिर उसकी ऊपर आपने क्या करना है, बैंडेज लगानी है। अच्छा, अब आ जाते हैं बैंडेज की तरफ कि बैंडेज क्या चीज़ होती है और बैंडेज हम क्यों जो है ना यूज़ करते हैं। अच्छा, सो अ बैंडेज कैन बी यूज टू होल्ड ए ड्रेसिंग इन प्लेस ओवर एन ओपन वोंड। क्या मतलब है इसका कि जो आप ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं ना, ट्रॉमा ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा हम एक मरतबा पट्टी लगाते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना इस तरह से जो है ना इसको बांधते हैं। तो ये बांधने का फंक्शन जो है ना ये कौन परफॉर्म करता है, ये बैंडेजेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अ बैंडेज कैन बी यूज टू होल्ड ए ड्रेसिंग इन प्लेस ओवर एन ओपन वोंड। मिसाल के तौर पर एक ओपन वोंड है, आपने इसके ऊपर एक ड्रेसिंग लगा दी तो फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है, इस तरह से जो है ना बैंडेज लगानी है, क्लियर। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर ए ड्रेसिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग।
अगर बैंडेज जो है ना आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने मिसाल के तौर पर एक वोंड यहाँ पे है और इसके ऊपर आपने ड्रेसिंग लगा दिया है लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, तो आप इसके ऊपर क्या करें, डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ बैंडेज, ताकि वो ब्लीडिंग क्या हो, स्टॉप हो। प्रिवेंट और रिड्यूस स्वेलिंग, अगर आपने प्रिवेंट करना है या स्वेलिंग को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, बैंडेज को यूज़ करना है। अच्छा, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी फॉर एन एक्सट्रीमिटी आर जॉइंट, आपने देखा होगा जब आपका जो हैंड फ्रैक्चर हो जाए तो फिर हम इस तरह वो हाथ को सीने से लगा के उसको जो है ना बैंडेज के ज़रिए उसको स्टेबल रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है और सपोर्ट देना है किसी एक्सट्रीमिटी को या जॉइंट को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैंडेज को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं आपको यहाँ ये हमारे पास क्या है, ये बैंडेजेस के कुछ एग्जांपल है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल्फ एडरिंग आर कन्फर्मिंग बैंडेजेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद गाज रोलर हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, हम पहले ड्रेसिंग लगा देते हैं और फिर इसके ऊपर इस तरह इसको जो है ना बांध देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंडेजेस कहते हैं। अच्छा, इस तरह ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी तस्वीर बहुत साफ़ तो नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लें, अगर आपको ये नज़र आ रहा है ना, तो ये एक कपड़ा होता है। जिस तरह अगर आपको जो है ना वो दर्द हो रहा है हाथ में या बोन कोई पेन हो रहा है, तो हम उसको जो है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, फिर आप हम इसको डिटेल में देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास क्या है, ये बैंडेज है, ठीक है, ट्रायंगुलर बैंडेज है। इसमें जो है ना बहुत सारे बैंडेजेस इसमें होते हैं, ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंडेजेस क्या है और हम इसको जो है ना क्यों यूज़ करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि बैंडेजेस क्या है, बैंडेजेस कैन बी यूज टू होल्ड अ ड्रेसिंग ओवर द वोन, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, स्वेलिंग को रिड्यूस करना है, इसके अलावा स्टेबिलिटी लानी है, तो इसके लिए हम जो है ना क्या यूज़ करते हैं, बैंडेजेस। A bandage should be clean but need not to be sterile, मतलब क्या है कि क्लीन होनी चाहिए, लेकिन अगर वो स्टीराइल नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो इसको डायरेक्टली वोंड पे नहीं लगाते ना। पहले तो हम वोंड पे क्या लगाएंगे, हम वोंड पे ड्रेसिंग लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है ना हम क्या करेंगे, बैंडेज को लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो अगर ये स्टेराइल नहीं भी है तो कोई बात नहीं। बैंडेजेस शुड बी अप्लाइड फर्मली इनफ टू कीप, अब बैंडेज को अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या है, टू कीप द ड्रेसिंग एंड स्प्लिंट्स इन प्लेस बट नॉट सो टाइट एज टू कॉज इंजरी टू द पार्ट और टू इम्पीड ब्लड सर्कुलेशन। अब यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये बता रहे असल में ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वोंड है, ठीक है, ये आपने ये आपकी एक वोंड है और इसके ऊपर आपने इस तरह से जो है ना क्या कर दिया, ये आपने ड्रेसिंग लगा दी, ठीक है, वो पट्टी लगा दी। तो अब ये यहाँ पे किस तरह से जो है ना होल्ड होगा, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं बांधेंगे तो ये गिर जाएगा ना। तो मिसाल के तौर पर ये आपने ये ब्लैक वाली आपकी क्या है, ड्रेसिंग है, तो इसके ऊपर आपने किस तरह लगाना है, ये हम इसको इस तरह से जो है ना बांध देते हैं। मिसाल के तौर पर आपका हाथ है तो हाथ के इर्द गिर्द आप इसको विद द हेल्प ऑफ बैंडेज क्या कर लेते हैं, इसको बांध देते हैं। तो ये असल में बता रहे हैं कि आपने बैंडेज को इस तरह से जो है ना वो लगाना है ताकि उससे जो है ना इंजरी ना हो, इतनी टाइट भी नहीं लगाना कि उससे इंजरी हो और इतना लूज़ भी नहीं लगाना कि वो वहाँ पे प्रेशर ही ना डाले, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है स्प्लिंट्स की। तो स्प्लिंट्स असल में कहते हैं, आपने देखा होगा जब आपकी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें इस तरह का जो है ना एक रॉड लगाते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर ये आपका जो है ना ये आपका पाँव है, ठीक है, तो इसके साथ इस तरह जो है ना एक स्प्लिंट लगाते हैं ताकि ये फ्रैक्चर जो है ना, ये बोन जो है ना ये बिल्कुल सीधा हो। क्लियर है। तो आपने इसके ऊपर जो बैंडेज लगाए हैं ना, इसको इतना टाइट नहीं होना चाहिए ताकि मतलब कि वो उस वहाँ पे इंजरी कॉज कर सके, ठीक है। तो आपने फर्मली लगाना है, आपने इंजरी और कॉज नहीं करनी, ठीक है। ड्रेसिंग एंड स्प्लिट इन प्लेस बट नॉट सो टाइट एज टू कॉज इंजरी टू द पार्ट आर टू इम्पीड ब्लड सर्कुलेशन। इम्पीड ब्लड सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ख़राब ना हो। बैंडेजेस कम इन वेरियस वेट्स, लेंथ्स एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल,
फॉर बेस्ट रिजल्ट यूज़ डिफरेंट विड्स फॉर डिफरेंट बॉडी एरियाज। मतलब क्या है कि बैंडेज जो है ना वो मुख्तलिफ विड्स लेंथ में आती है, लेकिन आप ज़रूरत के बेस पे, बॉडी एरिया के बेस पे, मिसाल के तौर पर आप हाथ के लिए कोई बैंडेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइज़ और लेंथ अलग होगा। लेकिन अगर आप पाँव के लिए या हिप बोन्स के लिए या मिसाल के तौर पर दूसरी एरिया के लिए जो है ना बैंडेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइज़ जो है ना वो अलग होगा। तो मतलब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप वेरियस वेट्स लेंस के जो है ना यूज़ कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है बॉडी एरियाज़ में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बैंडेजेस की बात करेंगे कि बैंडेजेस के कौन कौन से टाइप्स हैं और वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द बैंडेजेस, व्हाट आर द ड्रेसिंग्स, कौन कौन से ऐसे ड्रेसिंग्स हैं, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि आपने नॉन स्टीराइल को किस तरह से लगाना है। तो वॉश योर हैंड, इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग शुड बी क्लीन। जो आप ड्रेसिंग लगा रहे हैं क्लीन, अब्जॉर्बेंट और ये सारा होना चाहिए। अगर आपने स्टेराइल ड्रेसिंग लगानी है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। फिर हमने उसके बाद ड्रेसिंग बैंडेजेस को डिस्कस किया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ द बैंडेजेस की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।